नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के भाई किशनराव देशमुख महाविद्यालय चाकूर इस अध्ययन केंद्र के द्वारा हम स्नातकोत्तर स्तर एमए हिंदी प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो 4 पुस्तकें हैं उसकी हमने चर्चा की है। उसकी पहली जो पुस्तक है उस पहली पुस्तक के पहली जो इकाई है उस इकाई को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व हमने साहित्य का इतिहास, लेखन की आवश्यकता और उपयोगिता के अंतर्गत साहित्य इतिहास लेखन का अर्थ और उसका जो स्वरूप है उसकी हमने चर्चा की थी। आज के इस ताशिका में हम साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उसके साथ ही साहित्य लेखन का जो प्रयोजन है और उसकी जो उपयोगिता है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। पुनः एक बार इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसको देखते समय सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, उसको हमें देखना होगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो प्रारंभ है विद्वानों के अनुसार 19वीं शताब्दी से शुरू हुई है। 19वीं शताब्दी के पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों के द्वारा इस प्रकार के अनेक ग्रंथ लिखने का प्रयास हो चुका है, जिसके अंतर्गत इन विभिन्न कवि और लेखकों ने हिंदी के विभिन्न कवियों का जो जीवन वृत्त है, उनका जो कृतित्व है, उसका परिचय दिया है। तो इस प्रकार 19वीं शताब्दी के पूर्व भी इस प्रकार के इतिहास लेखन के जो प्रयास है हो चुके हैं, परंतु उन्होंने इस प्रकार के जो ग्रंथ लिखे हैं उसके अंतर्गत हिंदी के कवियों का जीवन वृत्त या व्यक्तित्व और कृतित्व पर ही प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि ऐसे ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। किंतु इन विभिन्न ग्रंथों के अंतर्गत कवियों का जो जीवन वृत्त है या उनका जो कृतित्व है उसके अंतर्गत वर्णन तो किया गया है, लेकिन कालक्रम के अनुसार यह सन संवत आदि का अभाव देखने को मिलता है। इसी कारण विद्वानों ने 19वीं शती के पूर्व लिखे गए इस प्रकार के जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को इतिहास की संज्ञा नहीं दी है या इतिहास नहीं कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला जो प्रयास है, हम जानते हैं कि एक फ्रेंच विद्वान जिसका नाम गारसा दी तासी है, उन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लेखन करने का प्रयास किया और यह जो ग्रंथ है वह उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा, जिसका नाम इस्तिवार दिला लिटरेतुर हिंदुई, ये हिंदुस्तानी इस प्रकार का है। तो इस फ्रेंच विद्वान के द्वारा लिखा गया ये जो हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत गारसा दी तासी ने हिंदी और उर्दू ऐसे अनेक कवियों का जो विवरण है वर्णानुक्रम के अनुसार उसके अंतर्गत उन्होंने दिया है। और ये जो ग्रंथ है वह 2 भागों में उन्होंने प्रकाशित किया है।
उसका जो पहला भाग है 1839 में प्रकाशित हो चुका है और उसका दूसरा भाग 1847 में उसका प्रकाशन हो चुका है। तो 1871 के अंतर्गत गारसा दी ताशी का ये जो फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ ये जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है, जिसको 3 खंडों में विभक्त करते हुए उसमें पर्याप्त संशोधन और परिवर्तन किया गया है। इस ग्रंथ का जो महत्व है केवल इस दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी जो निर्देश है तो इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। किंतु इस ग्रंथ में ऐसी अनेक त्रुटियां हैं। विद्वानों के अनुसार ये जो फ्रेंच विद्वान गारसा दी ताशी का जो इतिहास है, जिसके अंतर्गत कई सारी त्रुटियां देखने को मिलती है, जिससे इसे इतिहास मानने में कुछ विद्वानों ने संकोच किया है। जैसे कि कवियों को कालक्रम के स्थान पर, अर्थात उसके अंतर्गत कालक्रम ठीक ढंग से उन्होंने नहीं दिया है। कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार उसको उन्होंने उसके अंतर्गत प्रस्तुत किया है। उसके साथ साथ काल विभाजन एवं उस समय की युगीन जो प्रवृत्तियां थी उसके विवेचन का कोई प्रयास गारसा दी ताशी ने अपने इस ग्रंथ में नहीं किया है। हिंदी के कवियों को इन अन्य जो इतर भाषा हैं जैसे कि उर्दू भाषा है उसके साथ मिलाने का यहाँ प्रयास देखने को मिलता है। लेकिन विद्वानों के अनुसार उसमें कई सारी त्रुटियां हैं और हिंदी के साथ साथ उर्दू के तथा अन्य भाषाओं के कुछ कवियों को इस इतिहास ग्रंथ में स्थान देने के कारण और उसके साथ साथ उसमें हिंदी जो क्रम है उस क्रम के अनुसार उसमें स्थान न होते हुए कालक्रम के स्थान पर उन्होंने अंग्रेजी का जो वर्णों का जो क्रम है उसके अनुसार उन्होंने कवियों को स्थान दिया है। और साथ ही काल विभाजन और तत्कालीन जो युगीन प्रवृत्तियां थी उसका भी विवेचन इस ग्रंथ में न होने के कारण कुछ विद्वान क्या करते हैं, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास है मानने में संकोच करते हैं। गारसा दी ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम है वह शिवसिंह सेंगर ने किया है। शिवसिंह सेंगर ने सन 1883 में उन्होंने शिवसिंह सरोज नाम का जो इतिहास ग्रंथ है लगभग 1,000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी जो कविता हैं उन कविताओं के उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने का काम किया है। शिवसिंह सरोज के अंतर्गत कवियों को जन्म काल, उसके साथ साथ उनका जो रचना काल है आदि के जो संकेत है वह देने का भी प्रयास उन्होंने किया है। परंतु इसके अंतर्गत जो संकेत दिए गए हैं कुछ विद्वानों के अनुसार ये जो संकेत है वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का जो महत्व है अधिक नहीं है, किंतु फिर भी ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में या उस समय के जो कवि हैं उस समय तक इस प्रकार की जानकारी अन्य ग्रंथ के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन शिवसिंह सेंगर ने जिस समय ये ग्रंथ लिखा अर्थात 1883 में शिवसिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा है, उस समय जितने कवियों को उन्होंने स्थान दिया है या उनकी जो कविता है संबंधित जो ज्ञान है उसको संकलित करने का काम किया है, उसके बाद उनके परवर्ती इतिहासकार ने उसका लाभ उठाने का काम किया है। इस दृष्टि से अर्थात शिवसिंह सरोज का जो महत्व है वह रहा है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो प्रारंभ है वह गारसा दी ताशी से भले ही शुरू हुआ है, लेकिन गारसा दी ताशी के फ्रेंच भाषा में लिखे हुए
हिंदी साहित्य के इतिहास में कई सारी त्रुटियां दिखाई देती है। काल विभाजन और उस समय की योगीन जो प्रवृत्तियां हैं उसका भी अभाव दिखाई देता है। गारसादी ताशी के बाद शिवसिंह सेंगर ने 1883 में शिवसिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ के अंतर्गत लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जो जीवन चरित्र है और उनकी जो कविता है उदाहरण के साथ उसके अंतर्गत उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया है। तो शिवसिंह सेंगर ने अपने शिवसिंह सरोज नामक ग्रंथ के अंतर्गत विभिन्न कवियों को उनका जो जन्म काल है उसके क्रम के अनुसार उनका जो रचना काल है आदि की ओर संकेत भी देने का प्रयास किया है, परंतु कुछ विद्वान क्या करते हैं, इस प्रकार के जो संकेत है उस पर अधिक विश्वास नहीं रखते हैं। इतिहास के रूप में ये जो ग्रंथ है शिवसिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है वह अधिक महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि शिवसिंह सरोज के बाद अन्य अनेक साहित्यकारों ने इस प्रकार के इतिहास लेखन करते समय उनका आधार लिया है। शिवसिंह सरोज के बाद सन 1888 में सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये भी विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ प्रकाशित किया और ये जो ग्रंथ है वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका है उस पत्रिका के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इस ग्रंथ के अंतर्गत अनेक जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने इस जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को सही अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा है। तत् हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहने का प्रमुख जो कारण है, इस इतिहास ग्रंथ में सबसे पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से उसको वर्गीकृत किया गया है। साथ ही उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, तत्कालीन समय की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर भी प्रकाश डालने का काम इस ग्रंथ के अंतर्गत हुआ है। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया है। अन्य भाषा के कवियों को उन्होंने इसे निकाल दिया है, जैसे कि संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश आदि भाषा के कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से निकाल दिया है। साथ ही अरबी, फारसी एवं उर्दू के कवियों को भी, जो हिंदी के जो कवि हैं उसके अंतर्गत उन्होंने नहीं गिना है कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का जो मार्ग है वह प्रशस्त किया है। तो इस प्रकार एक अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ को 1888 में प्रकाशित किया और अनेक विद्वानों ने, ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, उनके इस इतिहास को हिंदी का पहला इतिहास मानने का काम किया है। और सबसे पहला जो प्रयास है जॉर्ज ग्रियर्सन का ये रहा है कि उन्होंने सबसे पहली बार हिंदी कवि और लेखकों को कालक्रम के अनुसार उसको वर्गीकृत किया है और तत्कालीन समय की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है। साथ ही अन्य भाषा के कवियों को इसके पूर्व जिन इतिहासकारों ने अपने इतिहासों में, इतिहास ग्रंथों में स्थान दिया था उसको दूर करने का, निकालने का जो काम है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या फारसी, उर्दू भाषा के कवियों को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा कवियों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया है, उसको बाहर निकालने का काम किया है। तो इस दृष्टि से इसके बाद के जो कवि हैं या इनके बाद जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया उसके लिए एक प्रशस्त जो मार्ग है वह खुला होता है। ग्रियर्सन के बाद सन 1914 में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद तो इस प्रकार का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है अन्य
ग्रंथों की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात ये जो मिश्र बंधु हैं उसके अंतर्गत 3 मिश्र बंधु थे, जिनके जो नाम है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और ये इसके पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए, गासादी तासी से लेकर मिश्र बंधु तक, शिवसिंह सरोज हो या जॉर्ज ग्रियर्सन का अंग्रेजी में लिखा हुआ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रंथ हो, तो इन तीनों ग्रंथों की तुलना में मिश्र बंधु विनोद का जो महत्व है वह अलग रहा है। इनकी जो रचना है 4 भागों में मिश्र बंधुओं ने की है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित जो प्रयास है मिश्र बंधुओं ने किया है। तो इस प्रकार का जो काल विभाजन का प्रयास है, इसके पूर्व किसी भी इतिहासकार के इतिहास ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार एक नई बात जोड़ने का जो काम है मिश्र बंधुओं ने किया है, और वह काल विभाजन महत्वपूर्ण बात रही है। मिश्र बंधु का ये जो मिश्र बंधु विनोद है, उसके बाद 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो ग्रंथ है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप देने का काम आचार्य शुक्ल जी ने किया है। आचार्य शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट जो दृष्टिकोण है, उसका परिचय उन्होंने अपने इस ग्रंथ में देते हुए सिद्धांत की स्थापना करने का प्रयास किया है। उनके इस इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक देश का जो साहित्य है, वहाँ की जनता की जो चित्तवृत्ति है, उसका संचित जो प्रतिबिंब है दिखाने का जो प्रयास है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में करने का प्रयास किया है। तो ये जो जनता की चित्तवृत्ति का जो परिवर्तन है, उसके साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन है दिखाने का प्रयास अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ है, आदि से लेकर अंत तक इन्हीं मनुष्य की जो चित्तवृत्ति है या जनता की जो चित्तवृत्ति है, उनकी जो परंपरा है, उसको परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसमें एक प्रकार का जो सामंजस्य है दिखाना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका प्रमुख दृष्टिकोण रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन समय की जो युगीन परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के विकास को जो उन्होंने बात कही, अर्थात वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास में सर्वत्र इस धारणा के अनुरूप प्रत्येक कालखंड की योगिन जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का सम्यक विवेचन करते हुए तत्कालीन जो काव्य है या तत्कालीन काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषता है, उसकी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के अंतर्गत की है। शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो काल विभाजन के संदर्भ में है। काल विभाजन को उन्होंने अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। तो शुक्ल जी के बाद अन्य अनेक इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन किया है। प्रमुख इतिहासकारों के अंतर्गत राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी,
डॉक्टर बच्चन सिंह आदि अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित अनेक जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की चर्चा चौथी जो इकाई है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो विकास क्रम है, उसके अंतर्गत उसकी विस्तार के साथ हमें चर्चा करनी है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है गारसादी ताशी से शुरू होती है। शिवसिंह सिंगर का लिखा शिवसिंह सरोज, उसके बाद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन का अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये जो परंपरा है वह लंबी परंपरा आगे चलती है, उसकी चर्चा आगे हमें करनी है। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आवश्यकता एवं उपयोगिता, ये जो पहली इकाई है उसके अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रयोजन है, उसकी भी चर्चा इसी के साथ आज हमें यहाँ करनी है। साहित्य का जो इतिहास है उसके संदर्भ में कई सारे जो प्रश्न हैं हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यही है कि इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों है या उसका प्रयोजन क्या है। तो साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित कई सारे जो प्रश्न है हमारे मन में है। तो साहित्य का इतिहास क्यों लिखा जाता है, और हम ये जानते हैं कि साहित्य लेखन करते समय साहित्यकार का कोई न कोई उद्देश्य होता है, अर्थात मनुष्य के हर कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। निरुद्देश्य मनुष्य कोई भी कार्य नहीं करता है। तो उसी प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई साहित्य लेखन हो, तो उसका कोई न कोई प्रयोजन होता ही है, और उसकी आवश्यकता या वो क्यों लिखा जाता है उसका कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य होता ही है। बिना उद्देश्य या बिना प्रयोजन के कोई भी जो रचना है उसका सृजन नहीं की जाती। साहित्य का इतिहास हमें साहित्यकार या साहित्यकारों द्वारा लिखी गई जो रचना है या साहित्य की जो परंपरा है या उस परंपरा से जुड़ी हुई विकास की जो धारा है, तो ये इसका जो परिचय है तो इन ग्रंथों के माध्यम से मिलता है, इतिहास के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार साहित्य का जो इतिहास है वह हमें साहित्यकार का परिचय कराता है, उनकी जो रचना है उसका परिचय हमें कराता है। उसके बाद साहित्यिक जो विभिन्न परंपरा हैं उसका भी परिचय हमें उसके माध्यम से होता है, और ये जो परंपरा है साहित्य लेखन की जो परंपरा है उसका भी परिचय इन ग्रंथों के माध्यम से हमें होता है। साहित्य का इतिहास हमें तत्कालीन जो समाज जीवन है या तत्कालीन जो व्यवस्था है उसमें समय समय के साथ जो बदल होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन के माध्यम से जो भी विकास है वह हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इस प्रकार तत्कालीन समय की जो समाज व्यवस्था है, समाज जीवन है, उसमें आए जो बदल है उन बदलों को यथार्थता की दृष्टि से देखकर उससे साहित्य में आए हुए जो परिवर्तन है उसको रेखांकित करने का काम इतिहास करता है या इतिहासकार करता है। तो उसके साथ ही इतिहासकार अपनी जो चिकित्सक दृष्टि है उस चिकित्सक दृष्टि से साहित्य तथा समाज में आए जो बदल है उन बदल को या परिवर्तन को शब्दबद्ध करने का काम करता है। वह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत जो क्रियाशील आंदोलन है या जो नए नए जो बदल हो चुके हैं उसका विवेचन करने का काम इतिहासकार करता है, इतिहास करता है। साहित्यकार हमेशा जो नवीन अनुभव है, नए नए जो विचार हैं उसके साथ साथ अभिव्यंजना
तथा उसका जो आविष्कार है, उसके जो नए रूप है, उसकी तलाश करता है। तो इस प्रकार साहित्य का लेखन करते समय साहित्यकार, चाहे वह साहित्य हो या इतिहास हो, तो हमेशा क्या करता है, अपने जो नए नए अनुभव है, अपने जो विचार है, उन विचारों के साथ साथ अभिव्यंजना तथा उसका जो आविष्कारी जो रूप है उसकी तलाश करता है और उसको शब्दबद्ध करता है, उसका विवेचन विश्लेषण करता है। पुराने रूपों में संशोधन होता रहता है, साथ ही साहित्य में समय समय पर होने वाले ये जो परिवर्तन है, विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन है तथा विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग है, उन प्रयोगों के पीछे कोई न कोई विशेष कारण या कोई न कोई विचारधारा या कोई जीवन दृष्टि होती है। इन्हीं विचारधारा को, इन्हीं कारणों को या इस प्रकार की जीवन दृष्टि को साहित्यकार या इतिहासकार अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने दृष्टिकोण के द्वारा उसको समझाने का, उसको व्यक्त करने का काम करता है। इन्हीं विशिष्ट प्रवृत्तियों को तथा विचारधारा के आधार पर साहित्य के कालों का जो नामकरण है वह भी किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो लंबा समय है, उस लंबे समय को विशिष्ट प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं या विशिष्ट प्रकार की जो विचारधारा है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण के भी कई सारे आधार हैं। जब हम हिंदी साहित्य, इतिहास, नामकरण और काल विभाजन देखते हैं तो उसके अंतर्गत कई सारे जो आधार हैं होते हैं। विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्तियां हो या विशिष्ट प्रकार का कालखंड हो, उसके आधार पर उसका नामकरण और काल विभाजन किया जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह जी सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्रवाद को साहित्य इतिहास लेखन की प्रेरणा मानते हैं। यानी कि साहित्य का जो इतिहास है वो लेखन की प्रेरणा क्या है, उससे हमें किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, तो उनके अनुसार सांस्कृतिक चेतना का पुनरुत्थान होता है। इतना ही नहीं तो राष्ट्रवाद को इस साहित्य इतिहास लेखन की वह प्रेरणा मानते हैं। और इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की लहर ने हमेशा देश में नई चेतना ला दी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता की जो भावना है उमड़ी। विदेशियों के विरुद्ध अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की आकांक्षा हुई। वर्तमान तो उनका राज था, इसीलिए अतीत का सहारा लिया गया। स्वतंत्रता के संग्राम में इतिहास का उपयोग पहली बार करने की जो चेष्टा है की गई है। तो इस प्रकार डॉक्टर नामवर सिंह जी के अनुसार सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए या राष्ट्रवाद के लिए तो इस प्रकार के इतिहास लेखन क्या करता है, प्रेरित करता है। और इतिहास के माध्यम से अर्थात ये जो पूरी जो प्रक्रिया है उसको व्यक्त करने का काम, उसमें परिवर्तन लाने का जो काम है इतिहास के माध्यम से किया जाता है। तो नामवर सिंह आगे लिखते हैं कि इस प्रवृत्ति ने एक और अतीत के छिपे रस्मों को खोजने के लिए प्रेरित किया है, तो दूसरी ओर रत्नों को पुराना से पुराना सिद्ध करने तथा विदेशी प्रतिभाओं की तुलना में गौरवशाली दिखाने का प्रोत्साहन दिया है। तो इस प्रकार इतिहास के द्वारा इस प्रकार का जो कार्य है किया जाता है, जो अतीत है या जो छिपे हुए हैं, ये जो रस्म है उसको खोजने का, उसको खोजकर उससे प्रेरित होकर या कोई अन्य जो पुराने से पुराने रत्न हैं उसको सिद्ध करने का, खोजने का, या विदेशी जो प्रतिभा है उसकी तुलना में स्वदेशी की तुलना करते हुए अपने आप को गौरवशाली दिखाने का जो प्रोत्साहन है वह इतिहास के माध्यम से किया जाता है। इस भावना ने पूर्ववर्ती इतिहासकारों के तथ्यपरक कंकाल को त्वचा में ढककर आकार प्रदान किया है।
उस युग के साहित्य ही नहीं, सभी विषयों के इतिहास में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। तो इस प्रकार नामवर सिंह के अनुसार ये जो भावना है, इस भावना ने जो पूर्ववर्ती इतिहासकारों के जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर कंकाल को त्वचा में ढककर आकार प्रदान करने का काम किया है। इस युग के साहित्य में ही नहीं तो सभी विषयों के इतिहास में इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वह देखने को मिलती है। तो ये जो विचार है डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। वे आगे कहते हैं कि इन प्रयत्नों ने ढंग तो पुराना ही रखा, परंतु ये दिखा दिया कि कवि संस्था की दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास किसी साहित्य से हीन नहीं है और उसमें केवल नवरत्न भी है जो ऊंचाई में 19 नहीं है। तो इस प्रकार ये जो हिंदी साहित्य या अन्य कोई भी साहित्य हो या कोई भी इतिहास हो, तो इस प्रकार का प्रयास करता है अपने आप को जो ऊंचा दिखाने का, या जो पुराना से पुराना है उसको सिद्ध करने का, जो अतीत के छिपे हुए जो रस्म है उसको खोजने का, उससे प्रेरित करने का, जो अपनी जो भावना है उसको इतिहास के माध्यम से व्यक्त करने का जो काम है वह साहित्य करता है, इतिहास करता है। तो इस प्रकार ये जो विवेचन है, इस विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्यकार की भांति साहित्य का इतिहास भी देश की इतिहास, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो संस्कृति है, उसका अभिमान होता है। तो इस प्रकार साहित्य के माध्यम से देश का जो इतिहास है वह हमारे सामने रखा जाता है। देश की जो परंपरा है, देश की जो संस्कृति है, उसके प्रति अभिमान व्यक्त करने का काम इतिहास के द्वारा होता है। उनका यह जो वर्तन है बिल्कुल भी स्वाभाविक ही है। तो इस प्रकार साहित्यकार का यह जो वर्तन है वह स्वाभाविक होता है। अगर अपने देश, संस्कृति, सभ्यता को कोई ठेस पहुंचाता है तो एक स्वाभिमानी नागरिक होने के नाते, वह सजग प्रहरी के नाते अपने देश के इतिहास और परंपरा की सच्ची जानकारी दुनिया के सामने रखता है। उनका दुनिया के सामने रखना उनका परम कर्तव्य बनता है। तो इस प्रकार जैसे कि अपने देश, संस्कृति, सभ्यता को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो एक स्वाभिमानी नागरिक के कारण, एक सजग प्रहरी के नाते हम क्या कर सकते हैं, देश के इतिहास और परंपरा की जो सच्ची जानकारी है दुनिया के सामने रखते हैं। समय के अनुरूप वह अपने इस कर्तव्य को हर कोई निभाता है। वह यह कर्तव्य पुनः पुनः करता है। इसी वजह से या इसी कारण हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो बार बार जो प्रयास है होता रहता है, उसमें निरंतर रूप में परिवर्तन होते रहता है। हर कोई अपनी जो नई दृष्टि है, अपना नया जो विचार है या समय की मांग को देखकर उसमें परिवर्तन करते रहता है। हिंदी साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को पढ़कर हमें इस प्रकार का एक जो दृष्टिकोण है वह निर्माण होता है। तो इस प्रकार आज के इस ताशिका के अंतर्गत साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसको हमने संक्षेप में देखा है। उसके साथ ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रयोजन है या उसकी जो आवश्यकता है उस पर भी हमने चर्चा की है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।